Hello everyone. So today we are going to discuss clinical enzymology. बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में एंजाइम का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो एंजाइम्स जो है सो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में मेनली 4 तरीके से यूज किया जा सकता है. जैसे डायग्नोस्टिक पर्पस में, डायग्नोसिस करने का मतलब किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए. थेराप्यूटिक पर्पसेज में, किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए. तीसरा होता है प्रोग्नोस्टिक. प्रोग्नोस्टिक करने का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज जिसका कि ट्रीटमेंट चल रहा है उसका फॉलो अप करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. उसके अलावा रिसर्च पर्पसेज में भी एंजाइम्स को हम लोग यूज करते हैं. तो देखते हैं बारी बारी से सबके बारे में कि कैसे एंजाइम्स का यूज होता है. तो सबसे पहले जो है सो ये जानना जरूरी है कि एंजाइम मेनली 2 प्रकार का होता है, दैट इज फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स एंड द नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स. तो जो फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स होता है वो उस तरीके का एंजाइम्स होता है जिसमें कि एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट्स बोथ आर प्रेजेंट ऑल द टाइम्स इन द सर्कुलेशन. राइट, मतलब कहने का ये है कि एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट सर्कुलेशन में हमेशा प्रेजेंट रहेगा, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन करेगा. जैसे कि आपका ब्लड कोगुलेशन का एंजाइम्स हो गया, लाइपोप्रोटीन लाइपेज हो गया, या फिब्रिनोलिटिक एंजाइम्स, मतलब जहां ब्लड क्लॉट हो रहा है वहां उसको तोड़ना फोड़ना फिब्रिनोलिसिस करेगा. तो ये प्रकार के एंजाइम जो होंगे दैट इज द फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स. मतलब enzymes and its substrates are present at all time in the circulation. एग्जांपल्स याद रखने हैं, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ब्लड कोएगुलेशंस का जितना भी एंजाइम्स है, उसके अलावा फिब्रिनोलिटिक एंजाइम्स. नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स जो है ये क्या होते हैं कि दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द वेरियस टिश्यू ड्यू टू द रेगुलर वियर एंड टियर ऑफ द सेल्स. कहने का मतलब है कि जो रेगुलर वियर एंड टियर होता है सेल का, उसके चलते जो एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, दोज आर द नॉन फंक्शनल एंजाइम्स. और ये बढ़ कब जाएंगे, जब भी कोई सेल का डेथ होगा या डिजीज होगा, उस कंडीशंस में इसका लेवल बढ़ जाएगा. तो इसका यूज हम लोग डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं. जैसे कि आपका एमाइनो ट्रांसफेरेजेज हो गया. एमाइनो ट्रांसफेरेजेज में 2 होते हैं, जानते हैं, एएलटी और एएसटी. उसके अलावा अल्किलाइन फॉस्फेटेज हो गया, उसके अलावा एमाइलेज हो गया. तो ये सब एंजाइम्स जो है सो नॉन फंक्शनल एंजाइम्स होते हैं. अब आते हैं सबसे पहला जो है सो कि लिवर डिजीज अगर किसी को हो रहा है तो उसमें कौन कौन सा एंजाइम उस डिजीज को पता करने के लिए हम लोग कर सकते हैं. तो इसको ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. पहला हो गया जो कि हिपैटोसाइट्स को डैमेज को शो करता है, और दूसरा कोलेस्टेसिस को शो करता है. कोलेस्टेसिस करने का मतलब कहीं अगर ऑब्स्ट्रक्शन है उसको अगर शो करता है. तो पहला जो एंजाइम्स है जो कि हिपैटोसाइट्स की इंजरी को शो करता है, उसमें मेनली 2 है, दैट इज एमाइनो ट्रांसफेरेजेस, दैट इज एएलटी एंड द एएसटी. एएसटी को हम लोग बोलते हैं एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज, और एएलटी को हम लोग बोलते हैं एलानिन ट्रांसएमाइनेज. तो बारी बारी से देखते हैं. तो जो एएसटी होता है या एएलटी होता है, तो पहले एएलटी के बारे में देखते हैं, दैट इज एलानिन एमाइनो ट्रांसफेरेज. एलानिन एमाइनो ट्रांसफेरेज क्या है, तो ये एमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है फ्रॉम एमाइनो एसिड टू द कीटो एसिड, और कोरस्पॉन्डिंग एमाइनो एसिड और कीटो एसिड बनाता है. तो जो नॉर्मल लेवल होता है वो मेल में लगभग 13 to 35 यूनिट्स पर लीटर, और फीमेल में भी अप्रोक्स थोड़ा सा कम, दैट इज 10 to 30 यूनिट्स पर लीटर होता है. तो इसका लेवल कब कब बढ़ेगा, बहुत ही ज्यादा वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू, दैट इज 300 to 1000 जो है वो आपको एक्यूट हेपेटाइटिस के कंडीशंस में बढ़ेगा. एएलटी और एएसटी दोनों ही लिवर डिजीज में बढ़ता है, बट जो एएलटी होता है दैट इज मोर स्पेसिफिक, दैट इज एएलटी इज मोर देन एएसटी. मॉडरेट इंक्रीज जो होता है एएलटी का वो होता है 50 to 100 माइक्रो यूनिट्स पर लीटर. वो क्रोनिक लिवर डिजीजेस सच एज सिरोसिस, हेपेटाइटिस सी में बढ़ सकता है. उसके अलावा एएसटी हो गया. एएसटी जो है सो नॉर्मल एएसटी का जो वैल्यू होता है 8 to 20 यूनिट्स पर लीटर होता है. मार्कर है किसका, लिवर इंजुरी का, एंड शोज एन इंक्रीज इन द पेरेन्काइमल लिवर डिजीजेस सच एज मैलिग्नेंसी एंड द हेपेटाइटिस ऑफ द लीवर. उसके अलावा इसको ओल्डन डेज में हम लोग एएसटी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के मार्कर के रूप में यूज करते थे, बट ये उतना स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इसका यूज आजकल नहीं होता है. राइट, उसके बाद आते हैं वैसे एंजाइम्स जो कि कोलेस्टेसिस बताता है. उसमें 3 एंजाइम्स मेनली है, अल्केलाइन फॉस्फेटेज, 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज और जीजीटी, दैट इज गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज. तो सबसे पहला जो है सो अल्केलाइन फॉस्फेटेज है. तो जैसा कि नाम से लग रहा है कि इसको वर्क करने के लिए ऑप्टिमम पीएच चाहिए बेसिक, दैट इज द 9 to 10. उसके अलावा इसमें 3 मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो मैग्नीशियम, डबल एम जो है, मैग्नीशियम और मैग्नीज इसको एक्टिवेशन के लिए, और जिंक का पार्ट, जिंक जो है ये एएलपी का कंस्टिट्यूएंट है. तो 3 एंजाइम इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है दैट इज
एक्टिवेट करता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज को। उसके अलावा जो जिंक होता है वो इसका कंस्टिट्यूएंट है। ये मेनली ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ द बोन सेल्स के साथ सिक्रीट होता है वहां से, और ये मेनली कैल्सिफिकेशन प्रोसेस में काम आता है। तो इसका लेवल कब बढ़ा हुआ मिलता है, जैसे कि हिपैटिक डिजीजेज हो गया, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो गया, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया, या हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया। इन कंडीशंस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल्स बढ़े हुए मिलेंगे। इसके बाद आते हैं 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेजेस। न्यूक्लियोटाइडेज करता क्या है, तो ये फॉस्फोरिलेटिंग क्लीवेज ऑफ द 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स। तो 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स का ये फॉस्फोरिलेटिंग क्लीवेज करता है। इसका मेनली जो लेवल है, जो भी हिपैटोबिलियरी डिजीज का जहां भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा हिपैटोबिलियरी सिस्टम में, वहां पे 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ा हुआ मिलेगा। नॉर्मल लेवल इसका होता है 2 to 17 यूनिट पर लीटर। इसके बाद है गामा जीजीटी। तो गामा जीजीटी क्या करता है, तो गामा जीजीटी दैट इज गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज जो है इमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन में हेल्प करता है। नॉर्मल जीजीटी की लेवल होती है 10 to 30 यूनिट्स पर लीटर। मॉडरेटली इंक्रीज होता है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस और प्रोस्टेट कैंसर्स में। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी सेंसिटिव टू द अल्कोहल एब्यूज है। ये जनरली जो है सो प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ द अल्कोहल इंटेक का। कहने का मतलब जितना ज्यादा आप अल्कोहल इंटेक करेंगे उतना ही ज्यादा गामा जीजीटी की लेवल बढ़ेगी। एक कैचिंग पॉइंट ये है, अगर आप अल्कोहल इंटेक को कम करते हैं तो 3 से 4 दिन में ड्रास्टिकली जो है गामा जीजीटी का लेवल जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो वहां हम लोग इसका यूज कर सकते हैं अल्कोहल एब्यूज को देखने के लिए। इसके अलावा बोन डिजीजेज में कौन कौन सा एंजाइम यूज हो सकता है, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज अभी बोला ऑस्टियोब्लास्ट से सिक्रीट करते हैं, तो जैसे कि रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमैलेशिया हो गया, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो गया, पेजेट डिजीज हो गया, इसमें ये बढ़े हुए मिल सकते हैं। इसके अलावा जो भी बोन्स के प्राइमरी और सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज है उसमें भी ये बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसके अलावा एसिड फॉस्फेटेज हो गया, जो कि बोनी मेटास्टैसिस ऑफ सीए प्रोस्टेट या कार्सिनोमा प्रोस्टेट में मिलेगा। ये दोनों ही जो है दैट इज एसिड फॉस्फेटेज कार्सिनोमा प्रोस्टेट में मिल सकता है। इसके अलावा उसमें एक और प्रोस्टेट कैंसर यूज करते हैं, उसका नाम है हम लोग प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेन, राइट। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेन्स को भी हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के मार्कर के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाटिक डिजीजेज में हो गया, दो मेनली है, एमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज मोर स्पेसिफिक होता है, दोनों को ही हम लोग यूज करते हैं किसमें, पैंक्रियाटाइटिस के केस में, बट स्पेसिफिक ज्यादा कौन है, लाइपेज, राइट। लाइमाइलेज का लेवल होता है लगभग 50 to 120 यूनिट्स पर लीटर। इसके अलावा एंजाइम्स को हम लोग ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एस्पार्जिनेज हो गया। एस्पार्जिनेज को हम लोग ल्यूकेमिया में यूज करते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज, जब भी एमआई का अटैक आता है तो वहां पे जो थ्रोम्बोसिस होता है उसको डिसॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज टू लाइज द इंट्रावेस्कुलर क्लॉट। उसके बाद आरटीपी है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इसको जो सेरिब्रल थ्रोम्बोलाइसिस होता है उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका भी मेन फंक्शन लाइसिस ऑफ क्लॉट है। उसके अलावा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हो गया, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं लिम्फाइसीमा के केसेस में, राइट। उसके बाद कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको कि हम लोग जो लैब में रूटीन टेस्ट होते हैं उसमें डायग्नोसिस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि यूरिया का डायग्नोसिस करना है या यूरिया का लेवल पता करना है, तो उसमें हम लोग जो रिएजेंट होता है उसमें एक एंजाइम यूज होता है, दैट इज यूरिएज। यूरिक एसिड में यूरिकेज। उसके अलावा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज में हम लोग यूज करते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज। एलाइसा में दो एंजाइम्स यूज होता है, जैसे कि आपका हो गया हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज और अल्केलाइन फॉस्फेटेज। उसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज होता है कहाँ पे, अभी वेरी पॉपुलर था कोविड के टाइम, दैट इज पीसीआर में यूज करते हैं। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का अगर एस्टिमेशन करना होगा तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज के रूप में यूज करते हैं। तो जो आपका एलाइसा में यूज हो रहा है या एलाइसा टेक्निक यूज हो रहा है उसमें हम लोग मेनली रिसर्च पर्पसेस के लिए और डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये एंजाइम्स का 4 यूज हो गया, मेनली डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक, प्रोग्नोस्टिक और रिसर्च पर्पसेस में हम लोगों का ये एंजाइम का यूज हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स एग्जाम्स में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।